जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था आज हम उसके बारे में आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सम्राट अशोक हम लोग पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने क्या किया कि सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा। आज क्या है, हम उन्हीं के कार्यकाल और उनके समय की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हम प्रकृति के अनुसार जो भी है हम अशोक का मूल्यांकन करेंगे। क्या करेंगे? अशोक का मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि हम अगर कहें कि कला और बौद्ध परंपरा यानी कि उस समय के संप्रदायों में या कला एवं संस्कृति में जो भी उस समय का तत्काल में था उसका संरक्षक अशोक स्वतः बना हुआ था। उसका संरक्षक कौन था? अशोक स्वतः बना हुआ था, जो कि इसने लिखा हुआ प्रमाणित तौर पर मिलता है 84,000 स्तूप का निर्माण इसने अकेले करवाया। स्तूप जो है वह महात्मा बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जब महापरिनिर्वाण किया था, यानी कि अपने शरीर का त्याग किया गया था, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया और उसी निर्माण के रूप में स्तूपों का निर्माण करवाया गया। स्तूप के जो उसमें डिजाइन हुआ करते थे वो कुछ इस तरह से हुआ करते थे, ऐसे। ठीक है, जब आप नेपाल में जाएंगे तो वहाँ लुम्बिनी में आपको यह स्तूप देखने को मिलेगा, जो कि बौद्धिस्टों द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद आपका कि अशोक ने उस समय अपने संपूर्ण देश में सिर्फ एक राजसत्ता को लागू किया। अशोक ने कहा कि अगर कोई हमारी बात को नहीं मानेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की भाषा लिपि उसके बाद बोली जाने वाली भाषा लिपि और धर्म यह एक छत्र चलते थे, यानी कि पूरे देश में यह परंपरा लागू थी कि इससे बढ़ करके कोई भी इसके आगे कार्य नहीं करेगा। जैसे भाषा उस समय तत्काल में पाली भाषा चलती थी। भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। जिस भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना सारा उपदेश दिया था, उसी उपदेश के चलते जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, यानी कि अपने में लगाया, तो उसने क्या किया कि उसी पाली भाषा को ही ज़्यादा महत्व दे करके और उसी भाषा के रूप में उसको देश की भाषा के रूप में चलाया। और लिपि क्या होती है? जैसे इस समय भारत की लिपि क्या किसी को पता है? भारत की लिपि इस समय क्या है? जो हमारे पेपर लिखे जाते हैं, बुक लिखी जाती है, अध्याय लिखे जाते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं? हिंदी में
जो हमारी भाषा लिखी जाती है वह इस समय भारत की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। इसी देवनागरी लिपि पर हमारी भाषा इस समय हिंदी की लिखी जाती है। तो उस समय जो लिपि थी, जो लिखी जाती थी, वह लिपि जो है कई सारी थी, जैसे कि खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि, अरमाइकी लिपि, अरमाइकी या इसको अरमाइक कह सकते हैं, अरमाइकी लिपि। ठीक है, तो यह सारी लिपि जो है उस समय तत्काल में चलती थी। तत्काल में यह सारी की सारी लिपि जो है क्या करती थी, चलती थी। तो अशोक ने कहा कि भाषा और लिपि यह एक समान ही पूरे साम्राज्य में लागू होगा, और जो धर्म है, और जो धर्म यानी कि अगर हम कहें कि महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म कौन सा था, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, उसी बौद्ध धर्म को देश की अगर हम बात करें कि देश की या देश का धर्म अशोक ने घोषित कर दिया और कहा कि अब इसी के प्रारूप में सारे के सारे यानी कि पूरे देशवासियों को यह धर्म मानना पड़ेगा। पूरे देशवासियों को यह धर्म मानना पड़ेगा, और जो भाषा है उस भाषा को मानना पड़ेगा, तथा जो लिपि है उस लिपि पर ही सारी चीजें लिखी जानी चाहिए। यह अशोक का कठोर नियम था। यह अशोक का कठोर नियम था। ठीक है, यहां तक आप सबके समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? अशोक के शासनकाल में जितनी भी राजनीतिक सत्ता थी, यह पूरा एक समग्र यदि हम समग्र की बात करें तो सब मिलकर उसी को एक समग्र कहा जाता है, यानी कि सब मिलकर। ठीक है, और यह सत्ता स्थानांतरित नहीं थी। यह सुचारू रूप से चलने वाली सारी की सारी संस्था थी, जो पूरे तरीके से किसी भी प्रकार के इनके राजनीतिक व्यवहार को कोई टालता नहीं था। ठीक है, यहाँ पर एकता पूर्ण रूप से स्थापित थी। अगर हम बात करें कि अशोक के शासन काल में सबसे सही चीजें क्या थी, तो जो एकता थी वह एकता इस कारण से विस्थापित थी कि अशोक का इतना लोगों को भय था कि उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता था।
कोई खड़ा नहीं हो सकता था। इस कारण से जब इसने अपने पुत्र और पुत्री पुत्र पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इसने जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे और बेटी को इसने भेजा, तो वहां उस समय श्रीलंका में सिंहली शासक का शासनकाल चल रहा था। तो भी इन लोगों ने क्या किया कि बौद्ध धर्म का निरादर ना करके और इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्यों? क्योंकि जानते थे कि अशोक ने सिर्फ अपना हृदय परिवर्तन किया है, अभी अस्त्र नहीं छोड़ा है, और जिस दिन वह अस्त्र धारण कर लिया उस दिन श्रीलंका नहीं रह जाएगा। इस डर के कारण सारे के सारे श्रीलंका वासी बौद्धिस्ट हो गए और इनके बेटे और बेटियों के बताने से उन लोगों ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया, और जो श्रीलंका के सिंहली शासक थे वो पूरे के पूरे क्या हो गए? बौद्धिस्ट हो गए। ठीक है। इसके आगे अगला पॉइंट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक को महानतम शासक की श्रेणी में बताया गया है। ठीक है, बताया गया है कि अगर हम अशोक की बात करें तो इन्हें प्राचीनतम इतिहास में, प्राचीनतम यानी कि प्राचीन इतिहास में सबसे महान शासक बताया गया है। महान शासक बताया गया है। ठीक है। और महान शासक के साथ साथ इनको जिस श्रेणी में रखा गया है वह है प्रथम श्रेणी के शासक के रूप में, सबसे महान शासनकाल के रूप में इनको रखा गया है। ठीक है, सबसे महान शासनकाल के रूप में इनको रखा गया है। तो यहां तक आप सबकी समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। जब मौर्य वंश में द्वितीय शासक बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था उस समय, तो कश्मीर में एक उपद्रव हुआ था। उस उपद्रव को जब बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को दबाने के लिए भेजा, तो सुसीम वहां से मार खा करके वापस आ गया और वह नहीं दबा पाया। तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा। तो अशोक ने क्या किया कि जो वहां के विद्रोही थे उनके सभी लोगों को सर से काट करके अलग कर दिया। तो जब बिंदुसार ने पूछा कि तुम्हारे जाने से यह विद्रोह टल गया और सुसीम के जाने से नहीं टला, ऐसा क्या कारण था? तो अशोक ने जवाब दिया कि जब विद्रोह करने वाले ही नहीं रहेंगे तो विद्रोह कौन करेगा। मैंने उन सभी को मार करके वहां से हटा दिया और कश्मीर में एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया है। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने किया है। ठीक है। उसके बाद नेपाल में
दूसरा नगर नेपाल में देवपत्तन नगर की स्थापना अशोक ने की है। देवपत्तन नगर की स्थापना की है। तो इन दो नगरों को सम्राट अशोक ने बसाया है। इन दो नगरों को सम्राट अशोक ने बसाया है। एक देवपत्तन नगर, दूसरा श्रीनगर उन्होंने विद्रोह के समय में दबाया। और जब अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष नेपाल लुम्बिनी की यात्रा किए तो इन्होंने नेपाल में देवपत्तन नगर नामक एक भव्य नगर की स्थापना की। ठीक है। अब आता है कि भगवान को, अशोक को महान क्यों कहा जाता है। ठीक है। अशोक को महान क्यों कहा जाता है, तो उसके न्यायवादी विचारधारा तथा उसके कार्य और उसकी वीरता के कारण इसे महान कहा जाता है। वीरता के कारण इसे महान कहा जाता है। जब मौर्य वंश की स्थापना, अगर हम कहें मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो उस समय इनका साम्राज्य पूरे भारत में पूर्ण तरीके से नहीं था। लेकिन दूसरे जब इनके शासक आए बिंदुसार, तो इन्होंने उतना भी विस्तार नहीं किया। लेकिन जब तीसरे शासक के रूप में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, तो उसके बाद इतने साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाया और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा का पूरा साम्राज्य अशोक का था, जिसके कारण इसे महान कहा जाता है। यानी कि अशोक को महान कहा जाता है, या अशोक को सम्राट अशोक कहा जाता है। इसकी वीरता के कारण, क्योंकि इसके समय में, उस समय ऐसा कोई शासक नहीं था जो अशोक से सामना करने के लिए तैयार हो। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब अशोक एक ऐसा शासक था जिनके बारे में हम यह कह सकते हैं, या मतलब बता सकते हैं कि किसी भी तरह से अगर न्यायवादी या न्याय विचारधारा की अगर हम बात करते हैं, या किसी भी तरह से, तो अशोक एक ऐसा शासक था, सम्राट अशोक एक ऐसा शासक था कि यह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसे जाना जाता है। पूरे विश्व में इसे जाना जाता है और इसकी वीरता के चर्चे होते हैं। ठीक है। इसी समय बौद्ध का, अगर हम बौद्ध धर्म के विकास की अगर हम बात करें, तो बौद्ध धर्म आपका 563 ईसा पूर्व में
इसका विकास हुआ, ठीक है। लेकिन इसको अगर इसकी ऊंचाइयों की अगर हम बात करें तो इसको 268 के बाद जब सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद जब 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां के राजा खारवेल को पराजित किया और इसका हृदय परिवर्तन हुआ। उस हृदय परिवर्तन के कारण इसने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा अगर कहें तो संरक्षण प्रदान किया। जब अशोक की मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर जो है बौद्ध धर्म को इतनी ऊंचाइयां नहीं मिल पाई। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था दशरथ, उसने ही थोड़ा बहुत जो है बौद्ध धर्म को संभाले रखा, नहीं तो उसके बाद बौद्ध धर्म पूरी तरीके से जा चुका था और इसका विकास नहीं था। अब हम इसके बाद पढ़ लेते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में, यानी कि अशोक के कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए जो जिस तरह से अपने कार्यकालों का इन लोगों ने निर्वहन किया और उसे चलाया। अशोक के हम कार्यकाल की उनके उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने जब 186 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में अपने कार्यकाल के समय, ठीक है, सेना का निरीक्षण करते समय एक बहुत ही ताकतवर सेना का इन्होंने गठन किया। एक बहुत ही ताकतवर सेना का इन्होंने गठन किया। सेना का गठन किया जिससे यह सही तरह से अगर हम कहें तो अशोक के उत्तराधिकारी बृहद्रथ की इन्होंने हत्या कर दी एक युद्ध के दौरान। हत्या कर दी और उसके बाद इन्होंने शुंग वंश का नींव डाला, क्योंकि इनके जो उत्तराधिकारी हुए वह अशोक की तरह कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो खड़ा हो सके। ऐसा शासक कोई नहीं था जो खड़ा हो सके, और यही बृहद्रथ ही ऐसा शासक था जो यह अंतिम था और इसकी हत्या 186 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दिया गया। जैसे इनका शासनकाल अशोक का बहुत ही बड़ा रहा और इनमें वीरता की कहानियों के बारे में बहुत सारी रचनाएं भी की गई और बताया भी गया, लेकिन
उस तरीके से कोई शासक नहीं हुआ जो मौर्य वंश को आगे ले जा सके, मौर्य वंश को आगे ले जा सके, ऐसा कोई शासक नहीं हुआ, ऐसा कोई शासक दूसरा नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि साक्ष्य के आधार पर बृहद्रथ को अंतिम शासक के रूप में कहाँ माना जाता है, जैसे शासक तो अशोक के बाद बहुत हुए, लेकिन क्या थे कि इतने लायक नहीं थे। इतिहास कहता है कि इतिहास बनने के लिए इतिहास बनाना पड़ता है। जस्ट विल बी क्रिएटेड आल्सो टू हिस्ट्री एंड विल बी क्रिएटेड देन हिस्ट्री, टू बी अ क्रिएट हिस्ट्री आल्सो। लेकिन क्या होता है कि हम उस तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर पाते जिससे हमारा इतिहास में नाम हो। अगर इतिहास में अपना नाम कमाना है तो खुद को अपने इतिहास में बनाइए, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए कि हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड, आप बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से इतिहास नहीं बना सकते जिस तरह से चाहिए। लेकिन आप बना भी सकते हैं, अगर करना चाहें तो करने वालों के लिए आज के समय में कोई भी चीज़ बड़ा नहीं है और वह कर सकता है। लेकिन कोई करना नहीं चाहता, तो बहुत सारे ऐसे हुए उन्होंने कार्य नहीं किया। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो किसी काम के होते हैं, इतिहास उनको जगह नहीं देता जो किसी भी काम के नहीं होते। इस कारण से इतिहास में और भी किसी के शासक को नहीं रखा गया। अंतिम शासक अशोक के बाद अंतिम शासक बृहद्रथ को माना गया, जो कि पुराणों के आधार पर अशोक के अंतिम शासक के रूप में बृहद्रथ को बताया गया है। अंतिम शासक के रूप में बृहद्रथ को बताया गया है। ये इतना मूर्खता कि आप लोगों से हम क्या बताएं कि कहते हैं ना कि जो जिस पत्तल में खाता है, आज के समय में जो कहावत है कि उसी में छेद कर देता है। बृहद्रथ का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और इसी के शासनकाल में इसका यह क्या था, सेनापति था, सेनापति। इसने 186 ईसा पूर्व में एक सेना को गठित किया और उस सेना का संचालन यह खुद करने लगा। और खुद करने के नाते से क्या किया कि इसने मौका पाकर बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ की क्या किया, इसने हत्या कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दिया और अपने एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था शुंग वंश। शुंग वंश जैसे ऐतिहासिक काल में अगर हम प्रमाण के आधार की बात करें तो किसी भी तरह के प्रमाण ऐसे नहीं हैं कि उनके कितने पुत्र थे या कितनी रानियां थी। लेकिन स्तंभ लेख में अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभ लेख में इनके एक पुत्र तीवर का नाम आता है। अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभ लेख में इनके एक पुत्र तीवर का नाम आता है, जो कि उतना योग्य शासक यह नहीं था। सिर्फ अशोक के स्तंभ लेख में नाम लिखवा देने के कारण इनका नाम यहाँ पर आया। ठीक है।
अशोक की मृत्यु के पश्चात, जब अशोक की मृत्यु हुई, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। 232 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो मौर्य वंश को आगे बढ़ा सके, जो मौर्य वंश को आगे ले जा सके, ऐसा कोई शासक नहीं आया, ऐसा कोई शासक नहीं आया। इनके पुत्र अशोक के, जिनका नाम था कुणाल, इनका शासनकाल थोड़े ही समय का रहा, लेकिन इनकी अचानक मृत्यु हो गई और यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। यह 232 से 224 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा, जो कि ज़्यादा नहीं था। तो अगर हम देखें तो 8 वर्ष का इसका शासनकाल था। 8 वर्ष का इसका शासनकाल था। ठीक है, 12 वर्ष का इसका टोटल शासनकाल रहा। 12 वर्ष तक इसने शासन किया, लेकिन कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण इतिहास में इसको जगह मिले। इतिहास में इसको जगह मिले ऐसा कोई शासनकाल नहीं था। तो अब इसके बाद जो है पुराणों में थोड़ा सा उल्लेख दशरथ के बारे में मिलता है। दशरथ के बारे में पुराणों में उल्लेख थोड़ा सा मिलता है कि 224 ईसा पूर्व से 216 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। तो ये आज हम लोगों ने इनके अशोक के मूल्यांकन और उनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मौर्य काल के व्यवस्था एवं प्रशासनिक सुधार और जो घटनाएं उस मौर्य काल में घटित हुई कि ग्रामीण को क्या कहते हैं, या राजा को क्या कहा जाता था, या मंत्री को क्या कहा जाता था, या उनका कहाँ तक क्षेत्र विस्तार था, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी लोग हमारे क्लास से जल्द जुड़ जाइए, जिससे यह वीडियो आपके चैनल पर प्रोवाइड हो जाए और आप लोग सही तरीके से इसको पढ़ सकें। इससे भी किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम्स की तैयारी आपकी हो सकती है। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।